देखो अब है न्यू चैप्टर। नया चैप्टर जो है वो है रासायनिक बलगतिकी। इसमें आपका सबसे पहले आता है अभिक्रिया की दर या वेग। एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। ठीक, यदि समयांतराल डेल्टा टी में अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन डेल्टा सी हो तो अभिक्रिया की औसत दर को लिखते हैं आर बार। आर बार बराबर होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यदि समय अंतराल जो है अनंत सूक्ष्म ले लें हम, यानी dt, तो उसमें परिवर्तन हमने कितना ले लिया x, तब इसकी तात्क्षणिक दर जो होगी वो कितना होगा r बराबर dx अपॉन dt। अब जितनी बार भी अभिक्रिया की दर हम यूज करेंगे सब में हमें लगाना है dx अपॉन dt। अब देखो इसके बाद आता है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला होता है सांद्रता का प्रभाव। तो देखो सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिकारी अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने से जो अभिक्रिया के अणु होते हैं, अभिकारक अणु होते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने की वजह से भी क्या होगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अब उत्प्रेरक का प्रभाव, तो देखो उत्प्रेरक का काम ही अभिक्रिया को तेजी से कराना होता है, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ाना होता है। तो उत्प्रेरक के प्रभाव से भी अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर आता है वेग स्थिरांक। तो हमने क्या करा, पहले माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, यानी ए से मान लो प्रोडक्ट पी बन रहा है। अब इसमें हमने मान लिया माना अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता x मोल है, यदि टी समय बाद इसके x मोल वियोजित होते हैं तो। अब देखो t बराबर 0 पर ये a है और ये बना ही नहीं होगा, क्योंकि जब समय नहीं लगा तो कोई भी काम हुआ नहीं होगा। अब हमें क्या लेना है, t समय बाद। तो t समय बाद ये कितना बन गया x, और यहां पे कितना बचा होगा a माइनस x। ठीक है, तो एक नियम होता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, उससे हमें क्या निकालना है, यहां से अभिक्रिया की दर निकालनी है। अभिक्रिया की दर, तो जो अभिक्रिया की दर होती है वो सांद्रता परिवर्तन के समानुपाती होती है। ठीक, अब जब यहां से ये वाला चिन्ह हटेगा तो यहां एक कांस्टेंट आता है k। ठीक है, जहां k एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो समझ में आइए कितनी बात। देखो क्या करा हमने, पहले t बराबर 0 लिया, तो t बराबर 0 पे इसके a मोल थे तो a रहेंगे। ठीक, ये चीज आपकी बनेगी नहीं। जब हमने t समय मान लो 5 मिनट 10 मिनट या जो भी टाइम हमने लगाया, तो वहां पे इसका क्या हुआ, x मोल वियोजित हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ, जितना इधर बन जाएगा उसका माइनस करके इधर बचेगा। फिर हमने क्या निकाला, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर अभी मैंने बताया dx अपॉन dt ही यूज करनी है। तो dx अपॉन dt समानुपाती किसकी होगी, सांद्रता परिवर्तन कितना है यहाँ पे a माइनस x। ठीक, जब ये वाला साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है k। k एक नियतांक है जिसका नाम क्या होता है, वेग स्थिरांक। देखो अब आता है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिकारक की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। ठीक, a मोल, इसके b, इसके c, इसके d। ठीक, इसके बाद हमें क्या निकालना, अभिक्रिया की दर। तो r बराबर k इंटू a की सांद्रता की घात a हो जाएगी, b की सांद्रता की घात b हो जाएगी। तो जितने मोल यहाँ पे लिए होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, घात में। अब अभिकारक a की कोटि हमें चाहिए, तो यहाँ देख लेंगे हम घात कितनी है। जब घात a है तो कोटि कितनी हो जाएगी, एक। तो इसमें नंबर आ सकता है 1 2 3 4 5 कितने भी। ठीक, अगर b की हमें निकालनी है तो b पे घात जितनी भी होगी वो उसकी कोटि हो जाएगी। टोटल ओवरऑल अभिक्रिया की हमें चाहिए, तो दोनों घातों को जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की कुल कोटि निकल जाएगी। अब अभिक्रिया की कोटि होती है 4 तरीके की, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि, जिसमें से सिलेबस में केवल 2 है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, वो क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका दर समीकरण होता है r बराबर k इंटू a की घात 0। ये क्या है, अभिकारक। और इसमें एग्जाम्पल जैसे N2O का अपघटन हमने दिखा दिया, तो सोने की प्रेजेंस पे क्या होता है, जब अपघटित करते हैं तो
इसकी दर बनने वाली चीज पे किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसकी घात हमने क्या लिखी, 0। तो जिसकी घात 0 होती है वो अभिक्रिया कौन सी होती है, शून्य कोटि की। देखो अब हमने क्या करा, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, तो माना कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, हमने क्या ले लिया, A इक्वल टू P। फिर हमने क्या करा, माना अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, यदि t समय बाद इसके x मोल वियोजित होते हैं तो अब देखो t समय बाद यानी t बराबर 0 पर प्रारंभ हो गया, तो यहाँ पे ये a था, ये बनेगा नहीं। अब क्या करना हमें, t समय बाद, तो t समय बाद ये बन गया x और ये बचेगा a माइनस एक्स। ठीक है, अब निकालना अभिक्रिया का बेग, तो ये होगा dx बटे dt समानुपाती हो जाएगा a माइनस एक्स, इसकी घात 0। 0 घात क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है, शून्य कोटि की। तो ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स की घात हो गई 0। अब देखो जिसकी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर k गुणा 1। एक को लिखते कोई फायदा है नहीं, एक को छोड़ देंगे, तो यहां से हो जाएगा dx बराबर k इंटू डी टी। ये समीकरण हमारी हो जाएगी 1। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर इंटीग्रल dx बराबर इंटीग्रल k इंटू डी टी, तो dx का कितना हो जाएगा, x, इसका हो जाएगा kt प्लस c। समीकरण हो जाएगी 2, जहां c समाकलन नियतांक है। अब यदि हम ले ले t बराबर 0, तो देखो x खुद ब खुद क्या हो रहा था, 0। जब t बराबर 0 था तो x का मान कितना था, 0। तब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 हमारा ये x यहाँ पे लगाएंगे 0 बराबर k गुणा 0 प्लस c। तो c का मान कितना आ जाएगा यहां से, 0। अब c का मान समीकरण 2 में लगा दो, तो 2 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर kt प्लस 0। 0 की कोई भी वैल्यू होती नहीं है, ठीक। तो यहां से kt बराबर कितना हो जाएगा, x, और यहां से अगर k का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन t। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण होता है। देखो ये टॉपिक इस बार आने का 95% तो मैं बता सकता हूँ कि इसकी गारंटी आने, ठीक है। इसको अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट देख लें, बार बार देखें जब तक याद ना हो जाए।